डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफाइन करने से पहले हम आपको टॉप 10 करेंसीज जो है उनका वैल्यू इंडियन करेंसी में बताते हैं, यानी रुपी में बताते हैं। ये दिसंबर 2020 का डेटा हमारे पास है। कुवैत दीनार जो है उसका वैल्यू है इंडियन रुपी में 241, यानी 0.43। और बहरीन दीनार जो है 195। ओमानी रियाल जो है 191 रुपीज़ में आता है एक। जॉर्डन दीनार का कीमत है 103 रुपीज़। ब्रिटिश पाउंड जो है वो 98 रुपीज़ का। और जिब्राल्टर पाउंड जो है वो 98 रुपीज़ का, 98.36। यूरो जो है वो 88 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 89 रुपीज़ का है। और ये जो है लास्ट पे जाएंगे हम सीधे यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूएस डॉलर पे। डॉलर है 73 रुपीज़ एंड 64 पैसा। तो ये आपने कुछ करेंसीज की रेट देखी है इंडियन करेंसी में। यानी अगर हम एक कुवैत दीनार खरीदेंगे हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो या अगर हम एक यूएस डॉलर लेंगे तो हमें कितने रुपीस देने पड़ेंगे। तो ये डाटा हमारे पास है, तो इससे थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। सीधे जाते हैं डेफिनेशन पे। फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब हमने क्या समझा है। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन यूनिट ऑफ ए करेंसी of a country can be exchanged for the number of units of currency of another country। यानी कि आपने देखा कि एक मुल्क की करेंसी का एक यूनिट खरीदने के लिए हमें कितने, अपनी करेंसी में कितने पैसे देने पड़ते हैं, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी हम सीधे कह सकते हैं इट इज़ प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, या इट इज़ द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर टू गेट वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी यानी $1 हासिल करने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आ, ये है। अगर हम देखेंगे कि ये डिटरमाइन कैसे होता है, कौन इसको डिटरमाइन करता है। तो पहले बात थी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था 1920s तक। तो फिर आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस चैप्टर में हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करेंगे। अगर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमें दो तरह के सिस्टम्स, यानी एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ने पड़ते हैं। तो वो है, एक तो है गोल्ड स्टैंडर्ड जो 1920s तक था। तो उसके बाद आया ब्रिटन वुड्स सिस्टम। ये दोनों थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ही, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रिटन वुड्स में, वो हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड की। तो गोल्ड स्टैंडर्ड, अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी या फुल बॉडीड मनी के बारे में पढ़ा होगा, तो मकसद ये है कि एक 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 कॉइन में कितना गोल्ड कंटेंट है। यानी ₹1 में अगर आपके 2 ग्राम गोल्ड कंटेंट है, आपके ₹1 में अगर 2 ग्राम गोल्ड कंटेंट है, और यूएस के डॉलर में अगर 4 ग्राम गोल्ड कंटेंट है, यानी गोल्ड जो है 4 ग्राम है यूएस डॉलर में, और आपके रुपए में 2 ग्राम है। तो इस हिसाब से $1 जो है वो बराबर होता है 2 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, क्योंकि $1 में 4 ग्राम गोल्ड होता है और 2 रुपीज़ में भी 4 ग्राम गोल्ड होता है। तो ये एक्सचेंज था गोल्ड स्टैंडर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में जब हम बात करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड it was prevalent in most parts of the world prior to 1920s।
1920 तक ये ज़्यादा चलता था दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में। व्हेन कंट्रीज हैड फॉर फुल बॉडीड मनी और रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, जब फुल बॉडीड मनी या रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी चलता था मुल्कों में, यानी वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो ईच कंट्री, और आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी मनी एंड बैंकिंग में, ईच कंट्री वाज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। हर एक मुल्क को डिफाइन करना पड़ता था अपनी जो करेंसी है इसमें गोल्ड वैल्यू, ये कितना गोल्ड बैक किया है हमने, यानी कि गोल्ड बैकिंग कितनी है। अगर हमारी ये रुपी जो है तो इसकी गोल्ड बैकिंग कितनी है, इस तरह हम डिफाइन अपनी करेंसी का वैल्यू करते थे। हर एक मुल्क ऐसे ही करता था। तो अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ वन करेंसी in terms of other was fixed uh, considering gold value of each country। तो वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता था, हम हर एक कंट्री, हम हर एक करेंसी में देखते थे कि गोल्ड कंटेंट कितना है। हम देखते थे कि गोल्ड कंटेंट कितना है, अकॉर्डिंगली ये फिक्स होता था। फॉर एग्जांपल हम लेंगे, अगर हम अभी इंडियन रुपी की बात करेंगे, अगर इंडियन रुपी एक इंडियन रुपी जो है इसमें गोल्ड कंटेंट है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, और यूएस डॉलर में 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड कंटेंट है। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि $1 जो है, यूएस डॉलर जो है वो 5 रुपये के बराबर है। तो ये मिंट वैल्यू, या ये मिंट वैल्यू हम देखते थे कॉइन का। तो इसलिए इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। तो दूसरी बात, ब्रिटन वुड्स सिस्टम, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते थे। एक डॉलर की रुपी है 5, $1 की कीमत है 5 रुपये, इसका ये मतलब हम 5 पॉइंट समथिंग या 4 पॉइंट समथिंग नहीं कर सकते थे, कोई भी एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं थी। इट वाज वेरी रिजिड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, एडजस्टमेंट्स के लिए ब्रिटन वुड्स सिस्टम का इनकाद हुआ। तो ब्रिटन वुड्स सिस्टम जो है, हाँ, ब्रिटन वुड्स सिस्टम जो है इसको, इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स हम कर सकते हैं, इसलिए इसको एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये रिप्लेस किया गया ब्रिटन वुड्स द्वारा। इट वाज डन बिकॉज द स्टैंडर्ड गोल्ड सिस्टम लैक्ड फ्लेक्सिबिलिटी। गोल्ड सिस्टम में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, इसलिए हमें दूसरा एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा और हमने ब्रिटन वुड्स सिस्टम लाया। तो यहाँ ब्रिटन वुड्स सिस्टम में क्या है, ब्रिटन वुड्स सिस्टम इवन व्हेन इट वाज फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ये भी था फिक्स्ड, अलाउड सम एडजस्टमेंट्स, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स अलो थे, एडजस्टमेंट्स हम कर सकते थे। सो इट वाज आल्सो कॉल्ड एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, इसलिए इसको एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम में हम एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करते थे, डिफरेंट करेंसीज वेर पेग्ड और रिलेटेड टू वन करेंसी दैट इज यूएस डॉलर। हम सारी करेंसीज को एक करेंसी के साथ उनका मुकाबला करते थे, वो है यूएस डॉलर के साथ। यूएस डॉलर वाज असाइनड गोल्ड वैल्यू एट ए फिक्स्ड रेट। यूएस डॉलर का गोल्ड वैल्यू असाइन किया गया था कि इसका गोल्ड वैल्यू इतना है, तो बाकी करेंसीज को हम यूएस डॉलर के साथ रिलेट करते थे। तो इसका मतलब ये भी है, हाँ, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। तो जब हम किसी करेंसी का वैल्यू यूएस डॉलर में देखते थे तो अल्टीमेटली इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, उसका मतलब था हम उस करेंसी को फिर गोल्ड के साथ रिलेट करते थे, क्योंकि क्योंकि गोल्ड जो है, ये गोल्ड कंटिन्यू टू बी अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन एनी टू करेंसीज। एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू ऑफ ए करेंसी वाज पॉसिबल बट ऑनली ये ऑनली है यहाँ पे इफ अलाउड बाय आईएमएफ। एडजस्टमेंट हम कर सकते थे थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन सिर्फ अगर अलो किया किसने, आईएमएफ ने, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर अलो करता है एडजस्टमेंट्स तो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा,
देखिए ब्रेटन वुड्स टिविनस, तो ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जब हुई है तो वहाँ दो बड़े इंस्टीट्यूशंस ने जन्म लिया है जिनको ब्रेटन वुड्स टिविनस कहते हैं। उसमें है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तो अब इस सिस्टम को भी अबेंडोन किया गया 1977 में, यानी फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम को, फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया। हम पहले देखते हैं मेरिट्स क्या थे फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम के। एक तो स्टेबिलिटी थी, मतलब कोई वेरिएशन नहीं होती थी। इट एनकरेजेस इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज करता था। क्यों एनकरेज करता था? क्योंकि कोई डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एक्सपेक्ट नहीं करता था, यानी करेंसी का वैल्यू जो सेम रहता था, तो उससे इंटरनेशनल तिजारत में कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं था। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बिकॉज ऑफ द फिक्सिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो डिमेरिट्स इसके थे ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स, तो इट नीड्स ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स। तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल था। तो वेंचर कैपिटल इसमें ये वेंचर कैपिटल को डिस्करेज करता था, यानी वेंचर कैपिटल होता है इन्वेस्टमेंट इन करेंसीज। तो अब हम जाते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, flexible rate of exchange is that rate which is determined by demand for and supply of the currencies concerned in the foreign exchange market। यानी मार्केट फोर्सेस इसको डिटरमाइन करती है, फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। यानी ये जो जो है रेट ऑफ एक्सचेंज जो है, ये डिपेंड करता है, रेट ऑफ एक्सचेंज जो है ये इट इज़ ए फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसको कहते हैं फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इनको मार्केट फोर्सेस कहते हैं। यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज सब्जेक्ट टू मार्केट फोर्सेस, इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। द रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू इट इज सप्लाई इज कॉल्ड पार रेट ऑफ एक्सचेंज। तो वो रेट जिसपे यानी डिमांड फॉर करेंसी एंड सप्लाई ऑफ करेंसी बराबर होता है, उसको पार रेट ऑफ करेंसी कहते, पार रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, या नॉर्मल रेट ऑफ कहते हैं, या नॉर्मल रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। हम आपको ये यहाँ पे दिखाते हैं, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पे देखो ये डिटर्मिनेशन कैसे डिटरमाइन होता था। मार्केट फोर्सेस इसको डिटरमाइन करते थे। मार्केट फोर्सेस क्या होते थे? फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। पहले हम डिमांड देखते थे। व्हाई डू वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज? हम फॉरेन एक्सचेंज डिमांड क्यों करते हैं? हमारा मुल्क जो है, इंडिया जो है, ये डॉलर डिमांड क्यों करता है? पहला, डॉलर इज नीडेड और डॉलर इज डिमांडेड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अगर हमने इंटरनेशनल लोन्स लिए हुए हैं, उनको पे करने के लिए हमें डॉलर की ज़रूरत या फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। तो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गिफ्ट्स या ग्रांट्स भेजने हैं तो उसके लिए भी हमें डॉलर की डिमांड करनी पड़ती है या फॉरेन करेंसी की डिमांड करती है। और इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमारा इंडिया का कोई बंदा जो है वो दुनिया के किसी हिस्से में इन्वेस्ट करना चाहता है, मानो अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो वहाँ पे उसकी ये अपनी करेंसी नहीं चलेगी, वो डिमांड करेगा पहले डॉलर, तो उसके लिए डॉलर की ज़रूरत है। डायरेक्ट परचेज अब्रॉड, अगर हमारा कोई बंदा बाहर ये टूर पे गया है या पढ़ने गया है, तो वो जो भी परचेजिंग वहाँ पे करेगा, वहाँ इंडियन रुपी नहीं चलेगी, उसको ज़रूरत पड़ेगी, ही हैज़ टू डिमांड डॉलर। और इम्पोर्ट जो हम करते हैं अमेरिका से या डिफरेंट कंट्रीज से, तो वहाँ पे हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज जो है वो रुपये में एक्सेप्ट हमारे ये पैसे नहीं करेंगे। तो ये है डिमांड साइड। और सप्लाई कहाँ से आती है फॉरेन एक्सचेंज की? तो सप्लाई मैं आपको बताऊं, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है, एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, तो ये सप्लाई है हमारे फॉरेन एक्सचेंज की। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेनर यहाँ पे इन्वेस्ट करने आते हैं तो वो वहाँ से मतलब फॉरेन करेंसी या डॉलर लेके आते हैं, तो यहाँ पे हमारी सप्लाई बनती है वो। या डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉन रेजिडेंट्स, या फॉरेनर्स यहाँ पे चाहे कोई पढ़ रहा है यहाँ पे दूसरे मुल्क का, या कोई दूसरे मुल्क का यहाँ पे ये तिजारत करता है या सैर पे आया है, तो वो भी जो भी परचेज
परचेज करता है यहाँ पे, तो पहले वो हमें डॉलर देता है, तो हम वो डॉलर हमारी सप्लाई बनती है। स्पेकुलेटिव परचेज बाय द नॉन रेजिडेंट्स, तो नॉन रेजिडेंट्स जो भी स्पेकुलेटिव परचेज यहाँ पे करते हैं, तो वो भी हमारी बनती है सप्लाई। तो रिमिटेंसेस बाय द नॉन रेजिडेंट्स लिविंग द इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जो बाहर मुल्कों में हमारे लोग रहते हैं, वो जो यहाँ पे वो पैसे मनी ऑर्डर जो बेचते हैं, रिमिटेंसेस जो बेचते हैं, तो वो भी हमारा सप्लाई बनता है। अब क्या है, अब ऐसा है कि ये सप्लाई और डिमांड दोनों मिलके डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट। कैसे? फॉर एग्जांपल ये हम कहेंगे एक्सचेंज रेट, यानी कि कितने रुपीज़ हमें डॉलर को देने है। ये है डिमांड फॉर एग्जांपल हम डॉलर लेंगे यहाँ पे, तो ये है सप्लाई ऑफ डॉलर। एक्सचेंज रेट हम इंडियन रुपी में, अगर 5 रुपये डॉलर है, तो हमारी डिमांड फॉर डॉलर जो है, ये डिमांड फॉर डॉलर जो है, ये जितना, जैसे लॉ ऑफ डिमांड आपको कहता है, लॉ ऑफ डिमांड जैसे आपको कहता है कि जितना ज़्यादा, जितना प्राइस किसी चीज़ का ज़्यादा होगा उतनी डिमांड कम होगी, और उतना सप्लाई उसका, जितना उसका प्राइस ज़्यादा होगा उतनी सप्लाई ज़्यादा होगी। तो इसी तरह हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को। और ऐसे 1 2 3, अगर 1 रुपये है डॉलर की कीमत, तो डिमांड फॉर डॉलर ज़्यादा होगी, तो मानो $50 हम डिमांड करते हैं, और सप्लाई कम होगी, सप्लाई $30 है। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह डिमांड, जब डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, जब डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, तो डॉलर की डिमांड कम हो जाती है और डॉलर की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। तो जब डॉलर की कीमत और बढ़ जाती है, डिमांड और कम हो जाती है और सप्लाई और बढ़ जाती है। इस तरह वो रेट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं डॉलर के, इसको इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, या पार रेट या नॉर्मल रेट इसी को कहते हैं। जहाँ पे डिमांड फॉर ए करेंसी इज़ इक्वल टू सप्लाई ऑफ करेंसी, फॉरेन करेंसी। तो ये है हमारा मतलब कैसे डिटरमाइन होता है। तो इसको हम, अच्छा, यहाँ पे ग्राफ के ज़रिए भी समझा सकते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ, इट इज़ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, एंड ये जो नीली लाइन जो है ये सप्लाई दिखाती है। सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, इट शोज़ दैट जितना ज़्यादा एक्सचेंज रेट होगा उतनी सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की ज़्यादा आएगी। तो डिमांड, जितना एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा, डिमांड उतनी कम होगी फॉरेन एक्सचेंज की। ये डिमांड जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग रेड लाइन। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई जो यहाँ पे है, तो ये क्या दिखाता है हमें, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट ये डिटरमाइन होगा। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे यहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ये दोनों बराबर है। तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ऑकर्स वायर सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर एक्सचेंज और एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू ईच अदर। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, उस रेट को हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, यानी कि ये आर जो यहाँ पे है, ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है। तो अब हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। आई होप कि यू विल एंजॉय दिस। थैंक यू।